नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 25 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, एक तो आपको मैं पॉइंट बताऊंगा कि गवर्नर की जो पोस्ट है उसको लेकर के बहुत बार कंट्रोवर्सीज आती रहती है, तो आपको गवर्नर के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, अभी कंट्रोवर्सी क्या है वो हम जानेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि 26/11 जो मुंबई ताज होटल पे जो अटैक हुआ था, ठीक है, जो कसाब वाला इंसिडेंट था पूरा, उससे हमने क्या लर्निंग्स ली, क्या अभी भी कुछ कमियां रह रही हैं वो समझेंगे। इसके अलावा बिल्किस बानो केस से रिलेटेड पूरा एक डिटेल में पूरी ट्रेजेक्ट्री दी हुई है, पूरा मतलब बताया हुआ है कि किस तरीके से 2002 के गुजरात में राइट्स हुए थे और उनमें 2 केसेस जो थे उनमें जिन लोगों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया था उनमें से बिल्किस बानो केस में 11 जनों को तो अभी आपको पता है उनकी जो सेंटेंस था, लाइफ टाइम सेंटेंस का मतलब उनको जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला था, ताउम्र जेल, उसमें रिमीट किया गया, उनमें उनको एक तरीके से छूट दी गई है, माफ़ कर दिया गया है उनकी सज़ा को 14 साल की सज़ा होने के बाद में। तो इससे रिलेटेड हमने एक आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तरफ से जो पनिशमेंट है किसी भी क्रिमिनल की वो रिड्यूस कर सकती है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली यहाँ पर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की, तो उसमें 14 साल की सज़ा अगर हो जाती है और 14 साल जेल में काट दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर कन्विक्ट के द्वारा, तो फिर उसके बाद में एक्शन लिया जा सकता है इस तरीके का। तो वो ज़रूर आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, राइट। इसके अलावा जो 1-2 मुद्दे हो रहे हैं वो और देख लेंगे हम। देखो, पहला आर्टिकल है गोइंग विद द लो। आर्टिकल में मेन पॉइंट तो ये है कि केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने देखो अभी 2 दिन पहले की बात है जब कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर गोपीनाथ रविंद्रन को क्रिमिनल बोला था। फिर उसके बाद में अभी अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री के डॉयन का मतलब स्कॉलर, टॉप क्लास के स्कॉलर इरफान हबीब, उनको भी इसी तरीके से गुंडा समथिंग करके एड्रेस किया, जबकि ये गवर्नर है कहाँ के, केरला के। तो पॉइंट क्या रहा है यहाँ पर कि एक तो अपनी पोजीशन को देखने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके के स्टेटमेंट देते हो, क्योंकि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और वहाँ पर आप अगर पोस्टेड और फिर इस तरीके के स्टेटमेंट देते हो तो वह आपकी जो पोजीशन है उसकी डिग्निटी को अंडरमाइन करता है। ठीक है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए केरला में अभी लेफ्ट की गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ देखें तो सेंटर में आपको पता है बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है जो कि राइटिस्ट आइडियोलॉजी की बेसिस पे चलती है। तो कुल मिलाकर के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को नॉन पार्टीशन मैनर में काम करने की ज़रूरत है। नॉन पार्टीशन का मतलब समझते हो ना, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ टिल्ट ना दिखाते हुए काम करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है गवर्नर्स पे, उस चीज़ को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट बराबर ऑब्जेक्शन करती रहती हैं कि बोले इस पोस्ट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एलिगेशन भी लगते रहते हैं और ये फैक्ट भी है कि गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट है, क्योंकि बेसिकली आपको पता है गवर्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और वो तब तक अपना टेन्योर कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, पर उनको हटाया भी जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब प्रेसिडेंट कब हटाते हैं गवर्नर को, जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा जब अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे दी जाती है प्रेसिडेंट को कि भाई फला फला गवर्नर को हटाना है, तो वो चीज़ वहाँ पर हो जाती है अंडर द सील ऑफ प्रेसिडेंट, उनके अंडर में काम कंटिन्यू रहता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये आ रही है कि हमारे यहाँ पर सरकारिया कमीशन हो या पुंछी कमीशन हो, इन दोनों ने अपनी तरफ से अपनी रिकमेंडेशंस में साफ साफ कहा है कि गवर्नर जो है उनको पार्टीशन पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए, जबकि इस पार्टीशन पॉलिटिक्स का असर पूरा देखने को मिलता है। ओपोजिशन रूल जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पर गवर्नर्स को वहाँ की जो खुद की, देखो हर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, तो वो अपने काम करने के तरीके अपने हिसाब से करते हैं, राइट। तो उस हिसाब से वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम को अगर कहीं चैलेंज आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग की वजह से, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम को चैलेंज आ रहा है तो गवर्नर वहाँ पर अपनी तरफ से एक्शन लेकर के और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट पेश कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे फिर आर्टिकल 365 के बेसिस पे तो ये देखा जाएगा कि भाई वाकई में स्टेट में काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा।
कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम फॉलो हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो आर्टिकल 365 के अंडर में रिव्यू हो गया, रिपोर्ट आ गई, अब आर्टिकल 356 के अंडर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाएगा। तो वो एक अलग एस्पेक्ट हो जाता है। पर जब आप नॉर्मल टाइम्स में काम कर रहे हो तो उस टाइम पर आप अपनी पोजीशन, अपनी डिग्निटी को अंडरस्टैंड करो, तब जाकर के ठीक रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको क्या करना है कि गवर्नर की पोस्ट को लेकर के जो भी कंट्रोवर्सीज रहती है गवर्नर की पोस्ट को लेकर के, उसके बारे में एक बार आप जरूर पढ़ोगे, और एक बार आप गवर्नर के बारे में लक्ष्मीकांत या जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उसमें से गवर्नर की पोस्ट के बारे में एक बार डिटेल में पढ़ लो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द वल्नरेबल शोर। आर्टिकल को लिखा है डी शिवानंदन। ठीक है, इनका ये कहना है, देखो अभी मुंबई पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, सेंट्रल एजेंसीज हो, इंडियन नेवी, कोस्टल गार्ड, सब एकदम से अलर्ट हो गए जब एक याच जो है, छोटी बोट, ठीक है, वो हरिहरेश्वर शोर के पास में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ आती हुई दिखाई दी। और उसी के जस्ट बाद में मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप देखो कि वहाँ पर 26/11 का जो अटैक हुआ था उस तरीके का अटैक हो सकता है। तो इस तरीके की बात जो थी, इसने एक बार अड़गम मचा दिया। इवन आपने भी पोस्ट बहुत सारी देख ली होगी यूट्यूब पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे। तो कुल मिलाकर के बात क्या आती है कि क्या हमने 26/11 अटैक से कुछ लर्न किया था? 26 नवंबर 2008 का जो अटैक था उससे कुछ हमने लर्न किया? देखो ये जो याद जो आई थी, इस याच पे यूके का फ्लैग लगा हुआ था। ठीक है, और देखने वाली बात ये थी कि ये याच जो थी, अब यहाँ पर देखो बताया गया कि ओमान कोस्ट से ये याच इंजन फेल होने की वजह से ऐसे अबंडन कर दी जाती है, फ्री छोड़ दी जाती है, और फिर वहाँ से वो धीरे धीरे करती फ्लॉट करती 900 नॉटिकल माइल मतलब 1500 किलोमीटर का ट्रैवल करती हुई फिर महाराष्ट्र कोस्ट तक पहुँच गई। अब यहाँ पर भी सबसे पहली जो लेयर होती है डिफेंस की, वो आती है नेवी की। नेवी, कोस्टल गार्ड, इन्होंने ध्यान दिया नहीं। अब ध्यान क्यों नहीं दिया, वो सबसे बड़ी गलती थी। जबकि आप 26/11 का टेरर अटैक ऑलरेडी देख चुके थे, उसके बाद में हमें अलर्ट एनी टाइम रहना चाहिए, और जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिला। इतने में फिर ये बोट जो है वो टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर होती है। तब आप देखो कि एक फिशरमैन ने नोटिस किया, बोले कि इस तरीके से एक याच आ रही है। फिर बाद में पुलिस ने अलर्ट डिक्लेयर किया, महाराष्ट्र मुंबई पुलिस ने, और फिर वहाँ जाकर के उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता पड़ा कि वहाँ पर कोई मतलब कुछ भी अवेलेबल था नहीं इतना कुछ। ठीक है, इसमें देखा जाए तो एक तो AK-47 कुछ भी नहीं का, मतलब कोई मैन अवेलेबल नहीं था, अनमैन्ड याच थी वो, पर उसमें AK-47 असॉल्ट राइफल्स मिली, कुछ छोटे मोटे आर्म्स मिले, एम्यूनिशन मिले, इस तरीके की चीज़ें आई। तो ऐसे में एक हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई 26/11 जैसा कोई अटैक हो सकता है। ऐसा कुछ मैसेज भी आता है व्हाट्सएप पे, और जिस नंबर से मैसेज आता है वो पाकिस्तान के थे। ठीक है, कोड से पता पड़ गया। ऐसे में आप देखो कि फिर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है प्रॉपर। तो ये इन्वेस्टिगेशन में ये हिस्ट्री जो है वो निकली कि भाई ओमान के पास में एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली थी, उसकी याच थी, वो इंजन फेल हो गया, उसके बाद में उसका अबंडन कर दिया, वो फिर फ्लॉट करती करती इधर आ गई। इस तरीके की बातें अभी बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के राइटर ये बोल रहे हैं कि जो 26/11 अटैक हुआ था ना, एक बार उस पर अगर हम नज़र डालें, उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था जिसमें 150 इनोसेंट लोगों की डेथ हुई थी। और पाकिस्तान से ट्रेंड टेररिस्ट, जिनको ट्रेनिंग किसने दी? लश्कर ए तोयबा, ISI, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी, और वो सी रूट से मुंबई में एंटर होती है और 60 घंटे तक लगातार बहुत बुरे तरीके से निर्दोष लोगों को मारा जाता है, जिसमें बहुत से जो लीडिंग ऑफिसर्स थे, चाहे मुंबई पुलिस के हो या एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो या फिर कोई और लोकल इंडिविजुअल्स हो, जिन्होंने अपनी तरफ से जब तक फ्री नहीं करवाया था ताज होटल को, तब तक वो फाइट कंटिन्यू रही थी। कुल मिलाकर के केवल एक ही कसाब जो था वो जिंदा हाथ में पकड़ाया था। देखो अजमल कसाब केवल जिंदा ये था, तो और उसको भी कैसे पकड़ने में पॉसिबिलिटी रही, एक कांस्टेबल मुंबई पुलिस के तुकाराम, उन्होंने अपनी जान दाव पर लगा करके अजमल कसाब को पकड़ा। ठीक है, पर वो तो नहीं बच पाए, पर कसाब को फिर पकड़ा, फिर उससे फिर इन्वेस्टिगेशन करवाई गई, इंटेरोगेशन हुआ, पूरी डिटेल निकलवाई। अब ये जो था काम,
मुंबई वाला जो इंसिडेंट, ये एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ इंसिडेंट था जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। इसमें भी जो कोस्टल गार्ड और इंडियन नेवी की लापरवाहियां थी, इसी ने गड़बड़ कर दी थी। और यहाँ पर भी 26/11 के टाइम पे 2008 में स्टेट्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से ये अटैक कंडक्ट हो पाया था। फिर इस अटैक के बाद में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, स्पेशल कमेटी, राम प्रधान कमेटी। और इस कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन किया कि क्या कमियां थी, कैसे अटैक हुआ, सारी चीज़ें। तो कमेटी ने एक चीज़ बड़ी क्लियरली मेंशन की कि कोऑर्डिनेशन बहुत कम रहा स्टेट्स के बीच में, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बीच में और डिफेंस फोर्सेस के बीच में। तो कुल मिलाकर के ये कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से ये पाकिस्तान के जो ट्रेंड टेररिस्ट थे ये इंडिया में एंटर हो पाए सीज के थ्रू, और फिर बाद में इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दे दिया। आप देखो, इस राम प्रधान कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि जितने भी स्टेट और सेंट्रल एजेंसी हैं उनके हेड्स की मीटिंग होनी चाहिए, कम से कम साल में 6 महीने में एक बार एक मीटिंग होनी चाहिए। इस तरीके की बात इस कमेटी ने रिकमेंड की। पर आज सच बात तो ये है कि इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में 2009 से लेकर 2009 में सिर्फ एक बार इस तरीके की मीटिंग कंडक्ट की जाती है, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, पुलिस, सेंट्रल स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनके बीच में मीटिंग जो हुई वो सिर्फ एक बार हुई है पिछले 13 सालों में। तो बोला इससे ज़्यादा लापरवाही बड़ी और क्या हो सकती है। महाराष्ट्र का 26/11 भी इसी तरीके से कंडक्ट हुआ था, जहाँ पर आप देखो महाराष्ट्र की कोस्टल लाइन है लगभग 770 किलोमीटर की। तो वहाँ पर अपने आप में बहुत ज़्यादा अलर्ट रखने की ज़रूरत है। और महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र जैसे कई ऐसे एरियाज़ हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो जो चीज़ अभी मुंबई की इस याच में अभी देखने को मिली कि हाँ भाई एक इस तरीके से अनमेंड याच जो है वो डिटेक्ट हुई है और मुंबई पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँच भी गई। तो हो सकता है कि इधर डाइवर्जन के लिए कुछ काम किया गया हो, कहीं और से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिला के बात क्या आ रही है कि जो चीज़ें 2008 में हमें, जिन गलतियों की वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ा था, वो गलतियों से हमने अभी तक कुछ सीखा नहीं है, ये चीज़ तो क्लियर है। ठीक है, आपके घर में जब पूरी वो याच एंटर हो गई, उसके बाद में आप अलर्ट डिक्लेयर करते हो, उसके बाद में फिर पुलिस वहाँ पर जाती है। तो बोलो कोस्टल गार्ड, इंडियन नेवी, इनकी प्राइम ड्यूटी रहती है पहले, फिर बाद में पुलिस का रोल आता है स्टेट लेवल की का। तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है राइटर के द्वारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑलवेज ऑन ट्रायल। देखो इस आर्टिकल में वैसे तो डिटेल इतनी हमारे काम की है नहीं, क्योंकि इस मुद्दे को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको ध्यान हो तो केरला में एक केस था जिसमें अभी 74 ईयर्स ओल्ड जो अक्यूज था, जिसका नाम है वो फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएटेड सिविक रामचंद्रन समथिंग कुछ नाम, ठीक है सिविक चंद्रन। तो उस इंडिविजुअल को केरला कोर्ट के द्वारा वहाँ पर फ्री कर दिया जाता है, और वहाँ पर उल्टा वो जो लेडी जिसने केस किया था उसको ही फिर बाद में ये कहा जाता है कि भाई आप प्रोवोकेटिव आउटफिट्स क्यों पहनते हो, भड़काऊ कपड़े क्यों पहनते हो, ठीक है। वैसा वो केस हमने डिस्कस किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर डिटेल राइटर अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रही हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो कितनी अनसेफ हैं, राइट। बोले कि मेरी फ्रेंड की बेटी एयरपोर्ट से उसको रिसीव करना था, रात का टाइम था, कैब की बात आई तो कैब वहाँ पर अवेलेबल होती नहीं है। तो यहाँ पर एक तो चीज़ हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि लिव 360 करके एक एप्लीकेशन है, LIVE लिव 360 करके, बोलो वो अगर एक्टिवेटेड रहे तो फैमिली आराम से ट्रेस कर सकती है लोकेशन को कि हाँ कहाँ पर आप लोकेटेड थे, कहाँ कहाँ पर आप गए, फाइनल लोकेशन क्या थी, ठीक है। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मुद्दे को डिस्कस करती है राइटर शुरू में। बट हमारे लिए यहाँ पर काम की जो पॉइंट है वो ये है कि 2019 में नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर NDSO इन इंडिया, ये डेटा रिवील होता है। इस डेटा से हमें क्या पता पड़ता है कि जितने भी सेक्सुअल असॉल्ट हुए थे उनमें लगभग 37,000 सेक्सुअल असॉल्ट्स तो उन मेल्स के द्वारा किए जाते हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा थी। तो कुल मिलाकर के ये जो पॉइंट है ये हाईलाइट ये करना चाहती है राइटर कि ये जो 60 साल इससे ज़्यादा हम सीनियर सिटीजन बोलना शुरू कर देते हैं, तो बोले यहाँ पर एक हमें ट्रेंड समझने की ज़रूरत है
कि उम्र मैटर नहीं करती है। उम्र की बजाय एक इंडिविजुअल का माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो कोई क्राइम कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। और पर्टिकुलरली सेक्सुअल असॉल्ट की बात करें अगेंस्ट वुमेन, तो वो जो चीज़ है ये इस डेटा से एकदम क्लियर होती है कि 37,000 के लगभग सेक्सुअल असॉल्ट जो थे वो 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के आदमियों ने किए थे। तो इस केस में लीनियंसी उम्र को देख करके तो बरतने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, कोई डिजर्व करता है लीनियंसी तो उस हिसाब से करो, लेवल क्या है, या फिर आप कह सकते हो कि केस की ग्रेविटी क्या है उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट दो, पर उम्र के हिसाब से नहीं। हैशटैग मीटू मूवमेंट चला था। ठीक है। 2019 के लगभग, 2018-19 के लगभग शुरू हुआ था हॉलीवुड से, फिर बॉलीवुड में पूरी दुनिया में फैला था, जिसमें वुमेन को सोशल मीडिया पे हैशटैग करके और मी टू करके और अपनी खुद की स्टोरी बता देनी थी कि मेरे साथ भी इस तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट हुए थे जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं पर भी स्ट्रगल कर रही थी। इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज थे। हमारे यहाँ पर भी एक केस मैं बताता हूँ, तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का केस था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। वो इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। ठीक है। ऐसे ही मतलब हॉलीवुड से स्टार्ट हुआ था, बहुत लंबा चला था ये मूवमेंट। तो इसमें भी क्या था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन चुका है ये जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं इनके साथ में। तो इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बोलो उस इंसिडेंट में भी बहुत, उस पर्टिकुलर मोमेंट में भी, हैशटैग मीटू मूवमेंट में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे जिसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वुमेन, उसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जहां पर 60 साल 50 साल ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के जो लोग थे वो इन्वॉल्व थे। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से हमें सेफ्टी इंश्योर करनी है ना हमारी बेटियों की इस तरीके से, तो उम्र के हिसाब से हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो केस था जिसमें सिविक चंद्रन, जिनकी 74 ईयर्स की एज है, उनको फ्री कर दिया जाता है, बेल दे दी जाती है, तो बोले ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दुखद है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा या फिर ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, तो आप देख लेना उस वीडियो को। बस यहाँ से तो केवल ये काम का पॉइंट है, डेटा जो है एनडीएसओ का। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेपिंग बैक फ्रॉम जस्टिस। देखो बिल्किस बानो केस जो था, क्रिस्टोफ जेफरलॉट के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बता रहे हैं कि 2002 के जो वायलेंस आउटब्रेक होता है, राइट्स की शुरुआत होती है, तो उसमें आप देखो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट था वो ज़बरदस्त लेवल का। तो उसमें 11 कन्विक्ट्स को लाइफ टाइम सेंटेंस दिया जाता है। केस था बिल्किस बानो, जो कि 5 महीने से प्रेग्नेंट थी और उस लेडी का मतलब बहुत बुरे तरीके से आपका देखो कि गैंग रेप होता है। 15 जने फैमिली के जो थे उनको वहाँ पर आप देखो कि असैसिनेट कर मार दिया जाता है, या फिर उनके साथ में बहुत ज़्यादा अब्यूजिव बिहेवियर किया जाता है। केस पहुँचता है फिर कोर्ट तक। कोर्ट में फिर ये था मुद्दा कि भाई अब कोर्ट में भी पुलिस ने भी जल्दी से रजिस्टर नहीं की थी एफआईआर, और उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां छोड़ दी थी जो कि कवर ही नहीं थी। जैसे कि यहाँ पर 15 जनों की प्रॉब्लम का सामना आया था, पर पुलिस ने बताया बोले 7 जनों की प्रॉब्लम थी। तो ऐसे में एनजीओज जैसे कि जन विकास, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन सब ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई और केस को रीओपन करवाया। फिर सितंबर 2003 में जब केस रीओपन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसके लिए एक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होगी। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करके फाइनली 12 जनों को अरेस्ट किया, जिनमें 6 पुलिस ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में हिंड्रेंस क्रिएट की। 2008 में फिर इनका कन्विक्शन होता है, जिनमें से 12 जनों को अरेस्ट किया था 2008 में, मतलब पहले सीबीआई ने, और फिर 2008 में 11 जनों का कन्विक्शन हो जाता है। और कन्विक्शन में क्या था? लाइफ टाइम सेंटेंस, कि हाँ भाई ताउम्र आपको जेल में बिताना है। एक तो ये इंसिडेंट। इसी तरीके से बेकरी केस भी था वडोदरा का, वहाँ पर भी इसी तरीके से इंसिडेंट निकल के आता है। इसी तरीके से आप देखोगे कि गोधरा जो एक्सप्रेस थी उसके एक बोगी को जला दिया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे केस थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 1594 केसेस को रीओपन करने का ऑर्डर दे दिया था, जिनमें से 600 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया, और 600 अक्यूज्ड पे फिर बाद में उनके अगेंस्ट में जुडिशियल प्रोसीडिंग चली। शुरुआत में प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि गुजरात की उस टाइम पे गवर्नमेंट ने
राइटर सीधा बोल रहे हैं कि गुजरात की उस टाइम की गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की थी, इस वजह से इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। उस एसआईटी ने अपनी तरफ से 2009 तक ये था कि भाई जो विक्टिम्स हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम में ना डाला जाए, उनकी प्रोटेक्शन कैसे इंश्योर की जा सके। फिर बहुत सारे केसेस, जैसे कि बहुत सारे केसेस को रीओपन किया गया, कुल मिलाकर की बात ये थी, ठीक है। और केसेस में फिर बाद में देखा गया कि एसआईटी ने ऑर्डर दिया अपनी तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ने, एसआईटी जो थी वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को प्रॉपर काम करने के लिए अगेन रीडायरेक्ट किया कि प्रॉपर ट्रैक पे लाओ इस इन्वेस्टिगेशन को। फिर गोधरा से जो साबरमती एक्सप्रेस थी, जिसमें गोधरा में आग लगाई गई थी, वो साबरमती एक्सप्रेस थी, गोधरा एक्सप्रेस नहीं, सॉरी, ठीक है, उसका आ गया। उसमें भी देखो 31 अक्यूज थे, जिनमें से 11, अब देखो कि उनमें से 11 जने गिल्टी निकल के आते हैं, ठीक है। फिर उनको सेंटेंस भी दी जाती है, डेथ सेंटेंस तक भी बात हो जाती है। 20 जने दूसरे थे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट कुल मिलाकर के आ रहा है कि ये वो क्राइसिस था जो कि बहुत ज़्यादा ब्लडी कंसिडर किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हुआ था इस टाइम पे। मर्डर्स हो रहे थे, एक दूसरी कम्युनिटी के ऊपर अटैक हो रहे थे। अरेस्ट जिनका हुआ, उन अरेस्ट को फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कड़क ट्रीटमेंट दिया अपनी तरफ से, जितना दिया जा सकता था। पर अभी फिलहाल जिस तरीके से बिल्किस बानो केस में 11 जनों को जो अरेस्ट किया गया था, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हुआ था, कन्विक्शन हुआ था, उनको फ्री कर दिया। तो बोले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी उस तरीके की बिहेवियर को छोड़ रहा है जो कि 2008 के टाइम पे अख्तियार की थी। कुल मिलाकर के ये केस को थोड़ा देखना था, एक बार आप नज़र डाल लेना क्या क्या सीन था इसमें, ठीक है। जल्दी से, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं है इसकी, समझ में आ जाएगा। पॉइंट बस इतना सा है कि अभी ये जो केस है, ये केस था क्या, सच्चाई क्या है इस केस की, या फिर क्या चीज़ें रिपोर्ट्स में निकल के आई थी उस टाइम पे, आप ज़रूर देख लेना इसको, ठीक है। बाकी इतने कुछ आर्टिकल्स आज इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, डिस्कशन यहीं ख़त्म कर रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।